फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस का यूनिट 2, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है वनस्पति जगत, जिसपे पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में और साथ ही फ्लावर्स के जितने पार्ट्स होते हैं, इनकी क्या कार्य होती है, कार्य विधि वगैरह जो होती है, इन सब के बारे में। और साथ ही हम पढ़ेंगे पौधों और जंतुओं में जो भी गुण होती है, उनकी उपयोगिता होती है, उन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह गुड़हल का द्विलिंगी पुष्प है। पुष्प जो है वह एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। और अगर एक लिंगी कहेंगे तो इसका मतलब है कि उस पुष्प में या तो नर पुष्प होगा या तो मादा पुष्प होगी। और द्विलिंगी कहेंगे तो इसका अर्थ है कि उस पुष्प में नर और मादा दोनों ही उसमें हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह गुड़हल का पुष्प है और गुड़हल के पुष्प में नर और मादा दोनों ही भाग पाए जाते हैं, इसीलिए इसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो अगर पुष्प के भागों की हम बात करें तो आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं डायग्राम में, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। पुष्प के यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक ये आधार होता है जिसे हम पेडिसियल बोलते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं डंठल। तो डंठल यानी कि जो हरा वाला हिस्सा होता है वह पुष्प का है। और दूसरी अगर हम बात करें तो वह है इसका ये वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं सेपल। सेपल यानी कि बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज यानी कि जो हरा वाला हिस्सा होता है, जो कि पुष्प को क्या देता है, एक तरह का उस पर आधार, मतलब कि सुरक्षा कवच देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल यानी कि जो आधार प्रदान करता है। इसके बाद जो पुष्प का ये जो कलरफुल भाग होता है, इसे हम बोलते हैं पेटल यानी कि दल पुंज। और पुष्प का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, बीच में जो मोटा सा होता है, बड़ा सा, इसे बोलते हैं हम जायांग, यानी कि इंग्लिश में इसे हम गाइनोसियम बोलते हैं या फिर पिस्टिल या फिर कार्पिल कहते हैं। और यही जो है वह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। और इसके अलावा जो आप यहाँ 3 किनारे छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं निकले हुए हैं, इसे हम कहते हैं पुमंग, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एंड्रोसियम या फिर कहते हैं स्टेमैन। स्टेमैन यानी कि पुष्प का नर जनन भाग। तो अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा कि जो सेपल है, जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, ये जो बाह्य दल पुंज है, अगर वो अकेला होता है तब तो इसे हम बाह्य दल बोलते हैं। लेकिन अगर इसे हम पुंज कहेंगे तो इसका जो समूह बन जाता है, तो इस समूह को हम कैलिक्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि सेपल के समूह को क्या बोलते हैं, तो कैलिक्स बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो दल पुंज है यानी कि जो पेटल है, इसके समूह को हम बोलते हैं कैरोला। कैरोला बोलते हैं, कोरोला करेला नहीं, कैरोला। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये जो पुमंग वाला हिस्सा है, जिसे हम बोलते हैं स्टेमन, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्टेमैन, मैन मतलब आदमी, यानी कि यह मादा या नर जनन भाग होता है। और दूसरा वाला हिस्सा जो होता है वह आपका गाइनोशियम होता है, यानी कि पिस्टिल वाला भाग होता है। तो अब हम चलिए यहाँ पर जो है इस नर जनन अंग और मादा जनन अंग का अलग अलग डायग्राम देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक एक चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह पुष्प का क्या है, नर जनन भाग है, जिसे हम पुमंग कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ये पुष्प का नर जनन भाग होता है, इसी में पुंकेसर पाया जाता है, इसी वजह से इसे हम स्टेमन बोलते हैं। और पुमंग में जो होती हैं वो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि परागकोश होता है जिसे हम एंथर कहते हैं, और पुतंतु होता है यानी कि फिलामेंट, परागकण होते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, जिसका आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर पुतंतु होता है और कहाँ पर परागकोश और कहाँ पर परागकण होते हैं। तो ये जो लंबा सा हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं पुतंतु, यानी कि इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो ऊपर गोल सी आप देख रहे हैं, ये हिस्सा होता है उसका परागकोश। और इस परागकोश के अंदर ही जो गोल गोल बहुत सारे आपको दानेदार संरचना दिख रही है, इसे हम परागकण कहते हैं। और यही वह भाग होता है जो कि पुष्प में जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जनन के लिए, क्योंकि यह जो हिस्सा होता है बहुत ही हल्का होता है और जैसे रुई के समान हल्का सा होता है और हवा में जो है यह उड़ के चला जाता है।
फिर अगला पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर पुष्प का मादा जनन भाग, जिसे हम कहते हैं फीमेल पार्ट यानी कि जायांग यानी कि गाइनोशियम कहते हैं। और इसके अलावा इसको हम स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल या फिर कार्पिल भी कहते हैं। तो जायांग में मुख्य रूप से जो है वह 3 भाग होते हैं। एक तो होता है इसका अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं, और अंडाशय के अंदर ही ओव्यूल्स पाए जाते हैं जिसे हम बीजांड कहते हैं। तो ये अंडाशय के अंदर का पार्ट है। और इसके अलावा इस पे वर्तिका होती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और वर्तिकाग्र होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायग्राम में किस जगह पर जो है वह कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो आपका गोल सा हिस्सा है इसे हम अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं, और ये जो आपका लंबा सा हिस्सा है जो कि स्टाइल से खड़ा है इसीलिए इसको हम स्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और एक चीज़ ये कि जो स्टिग्मा होती है बहुत ही स्टिकी होती है यानी कि चिपचिपी होती है, और जिसकी वजह से जो हमारे पुष्प में जो परागकण होते हैं ना वो बहुत ही रूखे होते हैं और ये बहुत ही चिपचिपी होती है। तो वो क्या करता है कि परागकण जो रूखा वाला हिस्सा होता है वो उड़कर वो स्टिग्मा पे आकर चिपक जाता है, जो कि अभी आगे चल के अभी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपका ओवरी वाला पार्ट है, अंडाशय वाला हिस्सा है, यह फ्यूचर फ्रूट होता है, यानी कि आगे चलकर यही वाला हिस्सा जो है वह फल में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके अलावा जो यह बीजांड वाला हिस्सा है यानी कि जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, इसे हम फ्यूचर सीड बोलते हैं क्योंकि यह आगे चलकर जो है बीज में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपने अमरूद में देखे होंगे या फिर आम में देखा होगा कि किसी किसी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होते हैं और किसी किसी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो यह जो हिस्सा होता है कि जो गुदा वाला हिस्सा होता है उसे हम ओवरी कहते हैं, और जो आपका बीज वाला हिस्सा है वह आपका ओव्यूल्स है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पुष्प के भागों के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले एक चीज़ और दोस्तों कि ये जो आपको पुष्प यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर आप जो है इसमें सरसों के पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो सरसों के पुष्प में जो है यही आपके सिलेबस में है। इसके अलावा जो है अगर पेपर में आएगा तो आप यही बना सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़हल का भी बना सकते हैं क्योंकि सरसों का पुष्प और गुड़हल का पुष्प दोनों ही द्विलिंगी होता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी कि सरसों के पुष्प में भी कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है कलरफुल वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम दल। ठीक है, दल पुंज कहते हैं। और ये जो दल है ये वाला कलरफुल हिस्सा है, सॉरी ये वाला हिस्सा है, इसे हम पेटल बोलते हैं दल। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है हम इसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ये पुष्प के पूरे भाग को जो है वो ओपन करके दिखाया गया है सरसों के पुष्प को। इसके अलावा जो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, ये पीला वाला हिस्सा, इसे हम परागकोश कहते हैं और इसी के अंदर परागकण पाए जाते हैं। और ये जो आपने देखा है योजी, जिसे हम इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो पुतंतु वाला हिस्सा है, ये जो लंबी सी डंडी जैसे होती है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और इसी हिस्से में जो है यह स्त्री केसर वाला पार्ट भी पाया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा है अंडाशय। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, वर्तिका, और इसके ऊपर है वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या है कि सरसों का जो पुष्प है इसका आप डायग्राम अलग से भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसपे जो कलरफुल पार्ट होता है वो इसलिए होता है ताकि कीट पतंगों को आकर्षित कर सके। और इसके अलावा जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, वह पुष्प को सुरक्षा देता है, क्योंकि जब तक पुष्प कली रहती है तब तक वह जो आपका पेटल वाला पार्ट है यानी कि दल पुंज वाला पार्ट है वह सुरक्षित रहता है इसके अंदर। फिर जब कली खिल जाती है तो यह पीले रंग का हिस्सा जो है वह भी खिल जाता है। फिर इसी से कीट पतंग आकर्षित होते हैं और फिर ये परागकोश से निकलने वाले परागकणों को क्या करते हैं, उनके पैरों पे वो चिपक जाते हैं और फिर उसके बाद वो वर्तिका पर जाकर बैठते हैं तो उन वर्तिकाग्र पर भी वो चिपक जाते हैं और फिर वही जो है अभी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं आपको कि जिन पुष्पों में डंठल होता है उसे हम सावृंत पुष्प कहते हैं। तो जैसे कि सरसों का पुष्प, और जिन पुष्पों में डंठल नहीं होता है उसे हम आवृंत पुष्प कहते हैं यानी कि सेसाइल कहते हैं। जैसे कि सूरजमुखी या फिर लटजीरा वगैरह जो होते हैं, इन सब में क्या होती है कि डंठल नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पर फूल जो है वह निकलते हैं। अब हम चलिए पुष्प के एक एक भागों के बारे में फिर से डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं जो कि है क्या, आपका बाह्य दल पुंज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब यह पुंज बन जाता है,
है, पूरा एक समूह बन जाता है, तो इसे हम कैलिक्स बोलते हैं। तो इसलिए इसकी मीनिंग कैलिक्स दी गई है। तो यह पुष्प का क्या होता है, बाहरी चक्र होता है। और सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर जो भी बताया गया है वो सरसों के पुष्प को जो है वह ध्यान में रख कर बताई गई हैं बातें। तो इसीलिए जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सरसों के पुष्प में ही ये सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें जो होता है छः उसमें क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं, यानी कि उसमें पुतंतु जो होता है वो 6 होता है, जिसमें से 2 बाहर होता है और 4 अंदर होता है। तो उसी के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह पुष्प का क्या होता है, बाहरी चक्र होता है। और ये संख्या में 4 होते हैं तथा छोटे होते हैं। और प्रत्येक को बाह्य दल यानी कि सेपल कहते हैं। सिर्फ अगर वो सिंगल होता है तो उसे हम सेपल कहते हैं और समूह को कैलिक्स बोलते हैं। और ये 2 चक्रों में लगे होते हैं और प्रत्येक चक्र में 2-2 बाह्य दल होते हैं। प्रारंभ में ये हरे रंग के होते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद ये पीले हो जाते हैं। फिर ये एक दूसरे से पृथक होते रहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि पहले तो कली जब हरी रंग की होती है तो हरी रहती है सरसों की, लेकिन जब वो खिल जाती है तो वो पीले रंग की हो जाती है और फिर उसके बाद वो अलग अलग दिखने लगती है। फिर ऐसी दशा को हम पृथक बाह्य दली यानी कि पॉलीसेप्यूल्स कहते हैं। और ये पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करते हैं तथा पीले होने पर कीटों को आकर्षित करते हैं। यानी कि जब ये खुल जाते हैं या फिर जब ये बंद रहते हैं, दोनों ही कंडीशन में बाह्य दल पुंज क्या करता है, पुष्प की रक्षा करता है। और जब यह कलरफुल वाला हिस्सा जब दिखता है तो वह कीट पतंगों को आकर्षित करता है। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट है आपका दल पुंज, यानी जिसे आप कैरोला बोलते हैं। कैरोला क्या होता है कि पुष्प का दूसरा पीले रंग की 4 पंखुड़ियों का समूह जो होता है वह दल पुंज कहलाता है। आप यहाँ पर जो बात की गई है वह सरसों के पुष्प की कही गई है, इसीलिए ऐसा पीला रंग बोला गया है, क्योंकि उसी में पीला होता है। और प्रत्येक पंखुड़ी को हम दल कहते हैं, यानी कि पेटल बोलते हैं। और अगर दल पुंज बोलेंगे तो वह कैरोला कहलाएगा। और दल का निचला सकरा भाग जो होता है वह नखर तथा ऊपरी अंडाकार भाग जो होता है वह फलक कहलाता है। और ये जो हैं आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, पृथक होते हैं तथा क्रॉस के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि आप सरसों का पुष्प देखे होंगे कि ऐसे ही रहता है ना, ऐसे कुछ क्रॉस के रूप में होता है ऐसे। तो इसीलिए इसकी बात करी गई है इसमें। और इस व्यवस्था को यहाँ पर क्रॉस रूपी दलपुंज यानी कि क्रूसीफॉर्म कोरोला कहते हैं। और यह दल पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करते हैं तथा परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ये परागण वाला जो पॉइंट है अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि क्या बात कही गई है। बस इतना समझ लीजिए कि यह रिप्रोडक्शन का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, जिसे हम पुष्प का नर जनन भाग बोलते हैं। यह क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है और इसमें 6 सूत्रवत रचनाएं होती हैं जिन्हें हम पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। ये इसकी बात कर रहा है जो उसमें 6 जो है ऐसे ऐसे जो है लगे रहते हैं और बाकी 2 यहाँ पर छोटे छोटे बाहर की ओर और बाकी 4 जो होते हैं वो अंदर की ओर लगे होते हैं। तो ये इसी की बात कर रहा है, सरसों के पुष्प में जो लगा होता है उसी पे ही। तो पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। और पुष्पासन पर पुमंग 2 चक्रों में लगे होते हैं। बाहरी चक्र में 2 और भीतरी चक्र में 4 पुंकेसर होते हैं। और उस व्यवस्था को चतुर्दीर्घी यानी कि टेट्रा डायनेमिस कहते हैं। और इस व्यवस्था को टेट्रा डायनेमिस कहते हैं। और पुंकेसर के आधार पर क्या होते हैं, नेक्टेरस लगे होते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, नेक्टर होता है। यानी कि पुंकेसर के जो आधार होते हैं वहाँ पे मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसमें मीठा रस होता है और इसी को जो कीट पतंग होते हैं वो खाने के लिए आते हैं। अब पुंकेसर की बात की अगर हम कहें पुंकेसर के भागों की, तो मुख्य रूप से यहाँ 2 भाग बताए गए हैं, लेकिन वैसे 3 होते हैं मुख्य रूप से, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। एक तो ये फिलामेंट वाला पोर्शन होता है, दूसरा ये एंथर वाला। और एंथर यानी कि पराग कोश के अंदर ही क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए थे ऐसे करके डॉटेड वाले हिस्से जो होते हैं इसी के हिस्से होते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मुख्य रूप से वैसे 3 भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर सरसों के पुष्प के लिए अगर कह रहा है तो 2 ही भाग आप मान के चलिए। और यहाँ पर क्या होता है, फिलामेंट, ऐसे अगर आप पेपर में 3 लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, कि टीचर को लगेगा कि चलिए इनको नॉलेज ज़्यादा है तो अच्छी बात है।
तो अगर हम बात करें फिलामेंट यानी पुतंतु की, तो यह पुंकेसर का निचला भाग होता है जो धागे के समान पतला होता है, जैसे कि अभी आपने देखा है। और यह निचले सिरे से पुष्पासन पर लगा होता है तथा ऊपरी सिरे पर परागकोश को धारण करता है, जैसे कि अभी आपने देखा है कि ये वो जो वाला जो पतला वाला हिस्सा होता है इसकी बात कर रहा है, और ये जो वाला हिस्सा होता है इसी की बात कर रहा है, परागकोश। तो इसके बारे में क्या लिखा है कि यह पुतंतु के ऊपरी सिरे पर स्थित पीले रंग की चपटी घुंडी नुमा रचना होती है, जिसमें 2 कोष्ठक होते हैं और इन कोष्ठकों में असंख्य पीले रंग के सूक्ष्म कण भरे होते हैं, जिन्हें हम परागण यानी कि पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये परागकण होगा, परागण नहीं, गलत लिखा है यहाँ पर, परागकण होगा, ठीक है। परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं। परागण जो है वह एक क्रिया होती है और परागकण जो होते हैं वह परागकोश में पाया जाता है। तो पुंकेसर के पुष्प के नर जनन अंग हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। अब हम बात करेंगे गायनोशियम की, जिसे हम जायांग कहते हैं, यानी कि पुष्प का स्त्री केसर वाला भाग यानी कि फीमेल वाला पार्ट। तो पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा हुआ अंतिम चक्र ही जायांग कहलाता है और यह 2 कास्पेट्स का बना होता है, यानी कि 2 अंडकों का बना होता है, जिसमें कि 3 भाग होते हैं। तो कौन से 3 भाग होते हैं अभी आपने पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो ओवरी और एक होता है उसका स्टेमन और एक स्टाइल वाला पोर्शन, सॉरी ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा वाला पोर्शन। तो अगर हम बात करें इसमें ओवरी वाले की, तो अंडक का सबसे निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, और यह पुष्पासन के उच्चतम स्थान पर लगा होता है, जिसे ऊर्ध्ववर्ती यानी कि सुपीरियर अंडाशय कहते हैं। और यह 2 अंडकों का बना होता है जो एक दूसरे के किनारों द्वारा जुड़े होते हैं, और यह क्या होता है कि युक्तांडपी कहलाता है, और जिस स्थान पर बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बीजांडासन यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं। तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि डायग्राम में भी जो ऐसे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो वाला ग्रीन वाला पोर्शन है, और इस वाले हिस्से पे ही क्या होता है हमारे जो होते हैं लगे होते हैं, और ये वाला पोर्शन होता है ओवरी वाला, ठीक है। इस ओवरी के अंदर ही होता है क्या, ओव्यूल्स, ये वाले पोर्शन, और इसके ऊपर होता है आपका स्टिग्मा, फिर स्टाइल के ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होता है। तो इसी में बोला गया है कि प्लेसेंटेनियस और पेरेंटिलियल कहलाता है, और कुछ समय बाद इनके बीच में आभासी पट बन जाता है जिसे हम रेप्लम कहते हैं, और इसके बनने से अंडाशय जो होता है वह द्विकुष्ठी हो जाता है और प्रत्येक बीजांड में एक मादा युग्मक बनता है। जैसे कि अभी आप देखे थे डायग्राम में, यहाँ पर क्या था, ऐसे था, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे बनाया था मैंने, फिर उसी के नीचे कुछ ऐसे वाला हिस्सा दिखाया था। तो ये वाला हिस्सा जो है नीचे वाला, इसी को बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा, और ये वाले हिस्से को हम कहते हैं ओवरी, जो कि अभी 2 पार्ट में बट गई है, ठीक है। ये सरसों के पुष्प के लिए बताया गया है। फिर वर्तिका की बात करें यानी स्टाइल, क्या होता है कि अंडाशय का ऊपर भाग जो होता है वह एक पतली नलिका बनाता है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और निषेचन के समय इसमें होकर पराग नली जाती है। फिर वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, यानी कि स्टिग्मा। तो वर्तिका के शीर्ष पर एक छोटी गोल सी घुंडी बनी होती है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा भी था कि ये वाला हिस्सा जो था कुछ ऐसे वाले पोर्शन थी, फिर ऊपर था, फिर एक ये ऐसे वाला हिस्सा था, इसी वाले हिस्से में क्या थे हमारे स्टिग्मा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है जो कि परागकणों को चिपकाने में सहायक होता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि परागकण क्या होते हैं, बहुत ही रूखे होते हैं और वो इस चिपचिपे वाले हिस्से में आकर चिपक जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे पुष्प के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ फ्लावर। तो मुख्य रूप से पुष्प का कार्य क्या होता है, फल और बीज को बनाना, ठीक है, फल बनाना और बीज बनाना, यही मुख्य रूप से पुष्प के कार्य होते हैं। तो जब परागण की क्रिया समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात नर युग्मक वर्तिका से होता हुआ मादा युग्मक तक पहुंचता है जहां निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के पश्चात अंडाशय वृद्धि करता है और फल में बदल जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओवरी लास्ट में क्या बन जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए से हम फ्यूचर फ्रूट कह सकते हैं। और पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं वह सूख कर गिर जाते हैं, जैसे कि जो सेपल्स पेटल्स वगैरह होते हैं वह धीरे धीरे सूख कर गिर जाते हैं, और फल एक परिपक्व अंडाशय या पुष्प के स्त्री केसर का परिणाम होता है। जो फल होता है वह क्या होता है, मेनली जो है आपका जो फीमेल वाला पार्ट है वही फल में बदल जाता है। और निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण का विकास होता है, फिर बीजांड में छोटे छोटे मोटे परिवर्तन होने लगते हैं, छोटे मोटे परिवर्तन होने लगते हैं, और बीजांड जो है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। और भ्रूण के विकास के साथ जो है वह अंडाशय फूलकर फल में परिवर्तित होने लगता है, और फल भित्ति अंडाशय को दीवार से
से तथा बीजांड से बनता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फूलों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो उसका शुष्क फल होता है, दूसरा सरस फल होता है। शुष्क फल वह होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे चावल या धान के बीज होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि एक निश्चित वातावरण के बाद ही क्या होते हैं, उनको बोए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर हम कह दें कि धान जो है उसे आप ठंडी में बो कर दिखाइए तो कभी वो फल नहीं देने वाला। ठीक है, वो कभी वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो मतलब अनुकूलित वातावरण है वह बरसात का सीज़न होता है। तो वह क्या है कि उसके लिए उसको हम कहते हैं कि वह शुष्क फल है। यानी कि वही फल जो है बाद में क्या बन जाता है, आपका बीज बन जाता है। फिर उसी का जो है वो आप जो है बोने में उपयोग करते हैं। तो वह क्या होता है कि वो फल जो है जब सूख जाता है, जिसे आप बीज बोलते हैं। और फिर सरस फल की बात करें तो जो फल आप खाते हैं उसी को कहा जाता है सरस फल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फलों को दो प्रकार में बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे पौधों और जंतुओं की उपयोगिता के बारे में। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे जंतुओं की क्या उपयोगिता होती है। तो जंतु जगत में मनुष्य भी एक प्राणी है जो कि अन्य जंतुओं से प्रभावित होता है, और जंतुओं से मनुष्य को बहुत सारे लाभ होते हैं। तो सबसे पहला आपका है मधुमक्खी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो बीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या होती है। इनमें संगठित समाज के समान श्रम विभाजन पाया जाता है, इसीलिए इसे सामाजिक कीट कहा जाता है। और ये एक समूह में छत्ते में रहती हैं, और छत्ते की स्वामिनी क्या कहलाती है, एक मधुमक्खी होती है जिसे हम रानी मधुमक्खी कहते हैं, और जिसका आकार सभी मधुमक्खियों से बड़ा होता है, और शत्रुओं से रक्षा के लिए इसमें डंक होता है। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वही क्या होती है, मेन होती है। बाकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि शहद को बनाने में काम करती हैं, और जो रानी मधुमक्खी होती है वह छत्ते की देखभाल करती है। अब इसकी उपयोगिता हम पढ़ेंगे तो क्या है, मधुमक्खियों में अत्यंत पौष्टिक पदार्थ शहद प्राप्त होता है, और इनसे प्राप्त होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है मोम। तो इन दोनों की यानी मोम और शहद की श्रमिक मधुमक्खियां बनाती हैं। इन दोनों को कौन बनाता है, श्रमिक मधुमक्खियां बनाती हैं, और जो रक्षा करती है वह रानी मधुमक्खी होती है। तो ये क्या करते हैं, दोनों ये श्रमिक मधुमक्खियां ढेर सारी होती हैं। ये क्या करती हैं, फूलों के मकरंद और फूलों के रस को चूस कर उनके मीठे रस से शहद बनाती हैं, और इन्हें श्रमिक मधुमक्खियां फूलों व एवं फलों से चूस कर अपने पेट में रखती हैं, और जब वे अपने छत्ते पर वापस लौटती हैं तो वे इन्हें अपने उदर से उगल देती हैं। तभी आप देखते होंगे कि बहुत चिपचिपा सा होता है, क्योंकि वह क्या करती हैं, फूलों के रस को खाकर पेट में रखती हैं, फिर बाद में जाकर वहाँ पर उल्टियाँ कर देती हैं। तो उससे वो क्या होता है, धीरे धीरे शहद बन जाता है। फिर उगलने की अवस्था में मधुमक्खियों का लार भी उसमें मिल जाता है, और फिर ये मिश्रित लार जो है वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है, और फिर शहद में परिवर्तित हो जाता है। फिर श्रमिक मधुमक्खी अपने उदर में स्थित मोम ग्रंथियों से ही मोम बनाती हैं, और मोम से मोमबत्तियाँ, वर्निश या पेंट वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह शहद और मोम बनाती हैं। तो इस प्रकार मधुमक्खी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला आपका पॉइंट है रेशम के कीड़े। रेशम के कीड़े शहतूत के पौधे पर रहते हैं, और ये इनकी पत्तियां खाते हैं और रेशम को बनाते हैं। रेशम की आपको पता है, रेशम की उपयोगिता तो आप जानते ही, अभी उपयोगिता तो पढ़ेंगे, पर रेशम के कीड़े बनते कैसे हैं पहले ये समझ लीजिए। तो रेशम के जो कीड़े होते हैं वह शहतूत पे ही पाले जाते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि रेशम कीट पालन जो होता है वह शहतूत के पत्तों पर होता है, क्योंकि ये सिर्फ शहतूत के पत्ते ही खाते हैं। और रेशम के कीड़ों की जो इल्लियाँ होती हैं, इल्लियों का मतलब होता है कि जो रेशम के जब कीड़े छोटे होते हैं तो उन्हें हम इल्लियाँ कहते हैं, और ये अपना सिर क्या करती हैं, बार बार घुमाती हैं, और ऐसे घुमाती हैं कि उनके शरीर से एक लार जैसे निकलता है, और फिर वह उनके शरीर के चारों ओर लिपटता रहता है। वो क्या करती हैं कि अपने शरीर को ऐसे घुमाती हैं गोल गोल, और फिर उनके शरीर से जो है कुछ लार जैसे निकलता है उनके मुख से, और फिर वही क्या होता है, लिपट जाता है, और वही लिपटने के बाद क्या बन जाता है, उनका चारों ओर एक खोल बन जाता है, और इसी खोल को हम कोया यानी कि कोकोन कहते हैं, और जिसका हम रेशम बनाने में उपयोग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रेशम के कीड़े को कैसे यह होता है, या कैसे होता है, शहतूत के पत्ते पर पाया जाता है, और इसकी इल्लियाँ कुछ इसी टाइप की होती हैं, जिसका हम बाद में क्या करते हैं, इस कोकोन से क्या बनाते हैं, रेशम बनाते हैं। फिर उसके बाद हम रेशम की उपयोगिता को देखेंगे।
कि इल्ली के रेशम ग्रंथियों से निकला हुआ लसलसा पदार्थ सूखने पर रेशम के रूप में परिवर्तित हो जाता है और रेशम से बहुत ही सुंदर वस्त्र तैयार होते हैं और ये वस्त्र बहुत ही अधिक दाम में बिकते हैं। इसके अलावा रेशम के आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, उनके धागे वगैरह भी होते हैं, तो ये सभी उनकी उपयोगिता है। अब हम पढ़ेंगे लाख का कीट। लाख के कीट क्या होते हैं? लाख के कीटों के नर तथा मादा के शरीर की बनावट में बहुत ही अंतर होता है। नर के पंख और टांगे जो होती हैं वह 3 जोड़ी होती हैं, जबकि मादा में ना तो पंख होते हैं और ना ही टांगे होती हैं। इसके कारण वह ना तो चल सकती है और ना ही उड़ सकती हैं। और लाख के कीटों के शरीर पर लाख की ग्रंथियां होती हैं और इन ग्रंथियों से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है और यह पदार्थ जो है वह पोषक पौधों की टहनियों पर जमा हो जाता है, जिसे हम लाख कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि लाख के कीड़े किस प्रकार के होते हैं, इसे हम कहते हैं क्या? लाख के कीट। अब हम पढ़ेंगे लाख की उपयोगिता क्या होती है, यानी इसका महत्व क्या है कि लाख से अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे खिलौना, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन के रिकॉर्डर आदि। तो आप देखे होंगे लाख जो होता है वह इसी प्रकार का चमकीला सा रहता है और फिर इसी को चूड़ियों पर चिपकाया भी जाता है। अब हम पढ़ेंगे केचुआ। केचुआ क्या होता है? केचुए खेत की मिट्टी भुरभुरी बनाने और उसे उपजाऊ बनाने में केचुए का अत्यधिक महत्व है। केचुए के शरीर पर अनेक खंड होते हैं और प्रथम खंड में मुख और बाकी खंड में उसके गुदा वाला हिस्सा रहता है और प्रत्येक केचुए में नर और मादा दोनों ही होते हैं, इसीलिए इसे हम उभयलिंगी कहते हैं या द्विलिंगी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं। इसमें एक हिस्सा जो होता है नर होता है और आगे आगे या पीछे में से कोई एक हिस्सा जो होती है वो मादा होती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी उपयोगिता। तो केचुए द्वारा मिट्टी की गहराई तक खुदाई हो जाती है और दूसरा पॉइंट है कि वह नमी की खोज करते हुए गहराई तक चला जाता है, क्योंकि केचुआ जो होता है वो नमी में रहता है, अक्सर आप देखे होंगे बरसात में ही बाहर निकलता है। और तीसरा पॉइंट है केचुआ जो मिट्टी पत्ती खाता है उसे अत्यंत मुलायम खाकर छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर रखता है, जिसे हम कास्टिंग कहते हैं। चौथा पॉइंट है कास्टिंग में पौधों के पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, अमोनिया और यूरिया ये सभी होते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि केचुए का उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं वो केचुए बहुत पसंद करती हैं और उनको जो है फेंक कर जाल में फंसा लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है केचुए का उपयोग हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। तो पौधों की क्या क्या उपयोगिता है, तो चलिए पढ़ते हैं कि पौधे मनुष्यों के किस रूप में उपयोगी होते हैं और कुछ उपयोगी पौधों को हम क्या करते हैं, उगाते भी हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो स्वयं ही वन्य की अवस्था में उत्पन्न होते हैं। जैसे वनों में जो है पौधे उगाए थोड़ी जाते हैं, वो तो अपने से ही उत्पन्न हो जाते हैं। और कुछ जो होते हैं जैसे हम खेतों वगैरह में जिसे उगाते हैं। तो पौधे हमें भोजन, उसके अलावा शुद्ध वायु, ईंधन, औषधियाँ प्रदान करती हैं और सामान्यतः पौधे और वृक्ष जो है वो निम्न श्रेणियों में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पौधों की उपयोगिता में, तो भोजन प्रदान करने वाले पौधे हम जो है वह चावल, गेहूं, गन्ना, ज्वार आदि अपने भोजन में लेते हैं और सभी भोज्य पदार्थ जो है वह प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोज के शक्तिशाली स्रोत हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर आदि प्रमुख दालें हैं जो कि प्रमुख अंग हैं और यही दालें हैं जिन्हें हमें प्रोटीन प्राप्त होता है जिनसे, और हमें लगभग 17 से 30% तक प्रोटीन इनसे प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है वह दालों में होता है और सबसे ज़्यादा सोयाबीन की दाल में होता है, 40% प्रोटीन होता है उसमें। तो हम एक बड़ी मात्रा में पौधों के उत्पादों जैसे कि बीजों या फलों के भाग, पत्तियों आदि का उपयोग करते हैं और उनसे तेल भी निकालते हैं, शक्कर प्राप्त करते हैं अथवा उन्हें चाय, कॉफ़ी, सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। सरसों, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली और चावल के भूसे का उपयोग जो है वह तेल प्राप्त करने में किया जाता है और कुछ पौधों के लगभग प्रत्येक भाग का सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। हरी सब्जियां विटामिन, खनिज और रुक्षांश यानी फाइबर की उत्तम स्रोत मानी जाती हैं। तो आपने जो है मेरे चैनल का एक प्लेलिस्ट है जिसमें सीटेड पर्यावरण में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने जो है मतलब कि पोषण के बारे में पढ़ा है, तो आप जो है उसमें प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, तो आपको उसमें और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा।
तो यहाँ पर बोला गया है कि फल भी क्या है, एक पोषक स्रोत है, और केले से ऊर्जा तथा खनिज मिलता है, और अमरूद तथा सभी साइट्रस फलों से विटामिन बी और सी मिलता है। और पौधे और उनके उत्पादों का एक प्रमुख उपयोग मसाले और गंध के रूप में भी किया जाता है, यानी कि पौधे जो होते हैं उनसे मसाले वगैरह भी बनाए जाते हैं। और भारत का पश्चिमी घाट मसालों के लिए बहुत ही सबसे प्रसिद्ध स्थान है। तो अगर आपसे बोला जाए कि सबसे प्रसिद्ध स्थान पश्चिमी घाट में कौन है, तो केरल है। केरल में बहुत ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं। और कोचीन की प्रसिद्ध अदरक एवं इलायची, हल्दी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अतिरिक्त लौंग, धनिया, जीरा, मेथी, लहसुन, जायफल वगैरह जो होती हैं, अजवाइन, आर्किड के फल से वजीला आदि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये सारी पौधे जो है हमारे लिए मसाले वगैरह उपयोगी में लाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रेशे प्रदान करने वाले पौधे। तो अनेक पौधों से, जैसे कि आपने देखा कि रेशम प्रदान करने वाले जो है कीट भी होते हैं, वैसे ही रेशे प्रदान करने वाले, रेशे मतलब धागे वगैरह प्रदान करने वाले क्या होते हैं, कुछ पौधे भी होते हैं। तो अनेक पौधों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जो कि कपड़े, बोरे, रस्सी आदि बनाने में काम आते हैं। तो कपास के पौधे से रुई प्राप्त होती है, और रुई का उपयोग साफ करके कपड़े बनाए जाते हैं। और अलसी के तने में उपस्थित प्रारंभ के तंतुओं से प्राप्त रेशों से कपड़े, रस्सियां, कालीन किए जाते हैं। जूट, सन, कायर आदि पौधों से रेशे प्राप्त करके विभिन्न उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे कौन से होते हैं, कि सभी वृक्ष लकड़ी उत्पन्न करते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के वृक्षों की लकड़ी जैसे कि देवदार, पाइन, सिरिस, सागौन व साल का उपयोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। बांस एवं अन्य पादप काष्ठ का उपयोग इमारती लकड़ी बनाने में किया जाता है। तो ये तो आप जानते हैं, लकड़ी का उपयोग किया जाता है जो कि पौधे से प्राप्त होते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका कागज प्रदान करने वाले पौधे। तो पाइनस, चीड़, बांस, पीसिया, एबीज आदि के रेशे, तनों एवं पत्तियों से कागज बनाया जाता है। तो कागज प्रदान करने वाले अगर पौधे आ गए पेपर में, तो आप बांस या चीड़ वगैरह लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगला है रबड़ प्रदान करने वाले पौधे। तो हीबिया ब्राजीलिएंसिस नामक पौधे से रबड़ प्राप्त होती है। तो रबड़ किससे प्राप्त होती है, हीबिया ब्राजीलिएंसिस नाम का एक पौधा होता है, उसी से। और रबड़ के कण क्षीर वाहिनियों के क्षीर में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो रबड़ के जो कण होते हैं वह उसके टहनियों में होते हैं। और इसके अलावा रबड़ से क्या होता है कि टायर, ट्यूब और खिलौने आदि बनाए जाते हैं, और वो जो होते हैं वो प्लास्टिक वगैरह के भी हो सकते हैं। तो अगला है आपका गोंद प्रदान करने वाले पौधे। तो गोंद पौधों के आंतरिक ऊतकों के घटक से बनता है, विघटन से बनता है, जिसमें कि जैसे कि बबूल, नीम, कुमड़ा आदि पौधों से जो है वह गोंद बनाया जाता है। ये सब गोंद बनाने वाले पौधे हैं। फिर अगला आपका पॉइंट है इसी में ही, यहाँ पर क्या है, लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे आपने पढ़ लिया, गोंद। अब औषधि प्रदान करने वाले पौधे। तो औषधि प्रदान करने वाले पौधे कौन से हैं, कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा से मुख्यतः औषधि प्रदान करने वाले पौधों का ही उपयोग किया जाता है। और एलोपैथी तथा आधुनिक पश्चिमी तरीकों से भी कुछ औषधियाँ पौधों से तैयार की जाती हैं। नीम हो गया, ठीक है, जिसे हम साइंटिफिक नेम जो होता है उसका मार्गोसा होता है, उनकी पत्तियाँ। आंवला जो होती है, उनकी साइंटिफिक नेम इसको गूजबेरीज कहते हैं, आंवले को। इसके अलावा फल यूकेलिप्टिस, यानी कि जिसे जो नीलगिरी से प्राप्त होता है, इसे निकाला गया है। तेल, पपीते की गोंद, तुलसी की पत्तियाँ, अदरक, ये सभी क्या है, औषधि युक्त पौधे हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके जो है पौधे दिए गए हैं, और उनमें प्रयुक्त होने वाले जो भाग हैं जो कि यूजफुल होते हैं, और उनसे क्या क्या उपयोगी औषधि बनाई जाती है ये दिया गया है। तो चलिए एक एक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वसाका नाम का एक पौधा होता है, जिसकी पत्ती का जो सत्व होता है उसका उपयोग किया जाता है किस औषधि में, जैसे कि ब्रोंकाइटिस वगैरह जो होता है उसको ठीक करने में। इसके अलावा राओवोल्फिया नाम की जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों से क्या होता है कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में ये पौधा उपयोगी होता है। सिनकोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है कि सिनकोना की छाल किसके लिए होता है। सिनकोना एक वृक्ष है, उसकी छाल जो है वह मलेरिया को ठीक करने में होती है। मलेरिया नाम की जो दवा होती है उसको हम कुनैन कहते हैं। जो कुनैन है वह सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चाल मोगरा है। चाल मोगरा एक वृक्ष होती है जिसकी बीजों से कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए उपयोगी होता है। ईसबगोल जो है, ईसबगोल नाम का एक
पौधा होता है जिसकी बीजें जो हैं उसकी बीज पेचिश ठीक करने में काम आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जम्बुल नाम का वृक्ष होता है जिसकी छाल जो है वह गला या फिर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या फिर फोड़े वगैरह ठीक करने में उपयोगी होता है। अगला पॉइंट है पौधों के लिए कि पौधों का उपयोग जो है वो सजावट में काम आने वाले पौधों में भी होता है। जैसे कुछ आपने पौधे देखे होंगे जो कि सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो हरे पौधे हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं। जैसे घरों के अंदर अपने क्रोटन जैसे पौधों को सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं और पौधे फूलों और पत्तियों के रंग एवं विविध आकार हमें आनंद देते हैं। जैसे आपने गुलाब वगैरह देखे होंगे, ये चंदन, ये सभी पौधे क्या है सजावट वगैरह में भी उपयोगी किए जाते हैं और साथ ही यह क्या होते हैं कुछ और भी तरीक़ों से उपयोगी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पौधों की देखभाल। तो पौधों की देखभाल निम्न प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट है कि पौधों की सिंचाई का उचित समय पर प्रबंध करना चाहिए। दूसरा है समय समय पर खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि खरपतवार जो है वह पौधों की जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं उनको वह अवशोषित कर लेते हैं और जो पौधे होते हैं वह आपके क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए खरपतवार को समय समय पर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। चौथा पॉइंट है सघन खेती करनी चाहिए, क्योंकि आपको उतना ही चीज़ बोना है। तो अगर आप घनी खेती करेंगे तो अगर मान लीजिए आपका कुछ पोर्शन खराब भी हो जाएगा खेती करने में, तो आपका बाकी जो है वह हिस्सा जो है आपको अनाज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए और ढलान वाले स्थानों पर सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। जो ढलान वाले स्थान होते हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। और अतिरिक्त पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि पानी जो है वो आराम से निकल जाना चाहिए। जमा रहेगा तो उसके पौधों की जो जड़ें होती हैं वो सड़ भी सकती हैं। इसके अलावा सातवां पॉइंट है नदियों पर बांध बनाने चाहिए, क्योंकि अगर बांध नहीं बनाएंगे तो वो आपके खेतों तक आ जाएगा और फिर वह आपके खेतों को नष्ट कर देगा। आठवां पॉइंट है फसल को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार की फसल को अगर आप बार बार बोएंगे तो आपका ज़मीन जो है वह अनउपजाऊ हो जाएगा। क्योंकि उस ज़मीन से जो भी चीज़, अगर जैसे मान लीजिए आपने दाल को ही बोया है और दालें जो है वह नाइट्रोजन को ज़्यादा अवशोषित करती हैं, और अगर आप बार बार दाल बोते जाएंगे तो उस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ बो देनी चाहिए ताकि वहाँ पर फिर से नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। तो जो दाल होते हैं उससे नाइट्रोजन मिलता है, यानी कि इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो हमें मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है तो आपको जो है दालें बो देनी चाहिए, क्योंकि दालें जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देती हैं। इसलिए फसल को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार की फसल बार बार बोने से उस जगह पे, उस ज़मीन पे क्या होती है कि उस खनिज लवण की कमी हो जाती है, तो ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? ये आपका पार्ट फिनिश हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। तो आप आज के वीडियो को आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।